नमस्कार। राजनीति सिद्धांत, इसके तहत हम एक मूल्य करेंगे और वो मूल्य है शक्ति का। मूल्य का तात्पर्य ये होता है कि ये आत्मनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं होता। चूंकि आत्मनिष्ठ होता है ना, तो इसके बहुविध अर्थ होते हैं। इसका तात्पर्य, इसके अर्थ सैकड़ों होते हैं। जो जैसा सोचता है उसका वैसा ही अर्थ है लगाता है। तो ये कोई एक ऑब्जेक्टिव मुद्दा नहीं है, बल्कि ये कैसा मुद्दा है? डेस्क्रिप्टिव मुद्दा है, आत्मनिष्ठ मुद्दा है शक्ति। इसलिए बहुत सारे विचारकों ने शक्ति के ऊपर कैसे विचार व्यक्त किए हैं, अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे शक्ति और उसके विभिन्न स्वरूपों के ऊपर, पावर पे चर्चा करेंगे। जब हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति करेंगे तब हम पावर पे अलग तरीके से चर्चा करेंगे। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो राजनीतिक शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, संरचनात्मक शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, आपसी रिलेशंस जो शक्ति होती है, संबंधात्मक शक्ति है, उसकी चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत शक्ति उसकी चर्चा कर लेंगे, राज्य शक्ति की चर्चा कर लेंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं नेशनल पावर, राष्ट्रीय शक्ति के तहत पढ़ते हैं। यहां हम सीधी किसकी चर्चा कर रहे हैं? शक्ति की। इसमें कुछ बातें, थोड़ी बहुत बातें वापस दोहराव होती है नेशनल पावर में, बाकी उन बातों की चर्चा नहीं होती, क्योंकि एक राष्ट्र का शक्ति का स्वरूप अलग होता है और एक व्यक्ति और उससे संबंधित शक्ति का स्वरूप अलग होता है। तो देश की शक्ति अलग होती है और व्यक्ति की शक्ति अलग प्रकार की होती है। तो हम तो ऐसी राजनीतिक शक्ति जो जिसका संबंध व्यक्ति से, उसकी चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रों की चर्चा नहीं कर रहे। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में करेंगे। शक्ति है क्या, तो अपन एक छोटी सी परिभाषा से समझ जाएंगे। वो परिभाषा है मैकाइवर की। मैकाइवर कहता है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित, डायरेक्शन देना, नियमित या रेगुलाइज करना या नियंत्रित करना, कंट्रोल करना शक्ति है। बस इसमें लगभग लगभग सारी चीजें, ये है शक्ति। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित करना, डायरेक्शन देना कि तेरे को क्या करना है, ऐसे करना है। उसको रेगुलाइज करना, वो कुछ और कर रहा था, उल्टा करने की कोशिश कर रहा था, तो आपने उसको क्या कर दिया? रेगुलाइज कर दिया कि तेरे ये रेगुलाइज है, रेगुलेशन है, तेरे को इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और उसको क्या करना? उस पर कंट्रोल करना। ये है शक्ति। तो शक्ति होता है दूसरे के व्यवहार को अपने व्यवहार के अकॉर्डिंग ढालना। मार्गन्थाव भी यही कहता है कि दूसरे के कार्य और व्यवहार को नियंत्रित करना ही क्या है? शक्ति है। मार्गन्थाव। दूसरों के कार्य व व्यवहार को नियंत्रित करना। कि आप क्या करते हैं? दूसरों के कार्य और व्यवहार को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं या उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसका तात्पर्य आपके पास क्या है? आप ये शक्ति है। एक अच्छी सी परिभाषा दे रखी है, आगे आ जाएगी परिभाषाएं, रॉबर्ट डहेल ने दे रखी है। वो बताता है शक्ति क्या है। रॉबर्ट डहेल कहता है कि एक है ए और एक है बी, कि ए बी से वो काम करवा लेता है जो बी करना नहीं चाहता था। तो ए के वहां तक शक्ति है जहां तक वो बी से उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या करवा लेता है? काम करवा लेता है। तो ए के पास उतनी शक्ति है जितनी वो बी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवा ले। तो दो पात्र हैं, तो
पात्र पहला है, वो दूसरे के ऊपर शक्ति का प्रयोग करता है, तो इसका तात्पर्य है कि वो दूसरा काम करना नहीं चाहता था, तो ए क्या करता है, उससे अपनी इच्छा अनुसार जितना काम करवा लेता है, उसकी इच्छा को जितनी ज्यादा कुचल देता है और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उसको ढाल लेता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। तो ये ऐसी शक्ति नापी जाती है। एक ए है और बी है, तो देखिए ए ने कितनी प्रकार से शक्ति का प्रयोग किया, 2 प्रकार से। एक तो उसने खुद की इच्छा मनवा ली, और दूसरा अगले की इच्छा को क्या कर दिया, दबा दिया। 2 प्रकार थे, खुद की इच्छा थोप देना और उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे काम करवा लेना। तो ये है रॉबर्ट डहल की परिभाषा। अब हमें यह पता चल गया कि शक्ति है क्या। जब हम दूसरों से कोई काम करवा लेते हैं, दूसरे हमारे कहे अनुसार काम करें, तो हम कहते हैं कि किसी के पास क्या है, शक्ति। तो शक्ति से दूसरों से काम करवाना, उनसे कोई निश्चित व्यवहार करवाना, उनके व्यवहार को कंट्रोल करना, उनको निर्देशित करना, नियमित करना, ये होती है शक्ति। अब जब भी अपन राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं ना, तो हमें ये पता चलता है कि वास्तव में राजनीति विज्ञान का जो केंद्रीय तत्व है वो क्या है, शक्ति है। और केंद्रीय तत्व नहीं, संसार में आप सब प्रकार के संबंध देखते हैं, उनके मूल में शक्ति नजर आती है। परिवार में चाहे झगड़े किसी भी प्रकार के हो, मूल मुद्दा क्या होता है, शक्ति का होता है। एक बाप और बेटे का झगड़ा है, वो उसके मूल में शक्ति होती है। बाप कहता है कि तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, वो कहता है कि मैं इच्छा के विरुद्ध बात नहीं मानूंगा, वो कहता है आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। तो दोनों का झगड़ा है किस मुद्दे को लेके, शक्ति। क्योंकि शक्ति के तहत क्या किया जाता है, दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। दूसरा का मतलब नियंत्रित नहीं करूंगा, आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, और वो कहता है आप मेरे अकॉर्डिंग चलो। तो ये है शक्ति का झगड़ा। पति पत्नी के झगड़े इसीलिए होते हैं। जातियां किस मुद्दे को लेके, इसी मुद्दे को झगड़ती है। ये क्यों चाहते हैं मोदी जी की सत्ता में टिके रहे, और क्यों राहुल गांधी ये चाहता है कि मैं मोदी से सत्ता छीन लूं, क्यों, ताकि शक्ति, ताकि वो लोगों के व्यवहार को क्या कर पाए, नियंत्रित कर पाए, उनको अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ढाल पाए। तो कैटलिन ऐसा ही बोलता है कि हर एक व्यक्ति ने अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, और इस इच्छा की पूर्ति के लिए वो क्या चाहता है, शक्ति चाहता है। तो ये थी शक्ति, हमने देखा। तब मार्गेनथाउ बड़ी जोरदार बात बोलता है। मार्गेनथाउ, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति का पोप कहते हैं, और विशेष करके यथार्थवाद का तो पोप ही है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का पोप, सीधे कई बार तो इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पोप तक कह दिया जाता है। मार्गेनथाउ कहता है चाहे राजनीति घरेलू हो और चाहे अंतरराष्ट्रीय, इसके मूल में क्या पाया जाता है, शक्ति पाई जाती है। चाहे आपकी पॉलिटिक्स है वो डोमेस्टिक हो, घरेलू हो, और चाहे वो कैसी हो, इंटरनेशनल हो, राजनीति के मूल में क्या पाई जाती है, शक्ति। 2 देशों के आपसी युद्ध, संबंध और संघर्षों में शक्ति मुख्य भूमिका निभाती है। और घरेलू लेवल के ऊपर भी, घरेलू डोमेस्टिक, एक देश के अंदर भी जितनी भी क्रियाविधियां होती है, उनके मूल में भी क्या है, शक्ति है। 2 धर्मों में झगड़ा क्या है, शक्ति को लेके। हिंदू कह रहे हैं हम शक्तिशाली हैं, मुस्लिम कह रहे हैं हम हैं, और ईसाई कह रहे हैं हम शक्तिशाली हैं। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो रहा है शक्ति को लेके। ईसाई ये चाह रहे हैं कि मुसलमान उन मूल्यों को स्वीकार कर ले जो किसे पसंद है, हमें पसंद है। जो हमारे पसंदगी है उसको दूसरों पे थोप के उनसे अपनी इच्छा मनवा लेना ही क्या है, शक्ति है। तो ईसाई मूल्यों का ये अमेरिका और यूरोप क्या करना चाहते हैं, पूरे संसार में प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। मुस्लिम ये कहते हैं कि, और कंफ्यूशियस हिंदू ये कहते हैं कि हमें ये मूल्य पसंद है, हम कौन से कम है, हमारे मूल्य भी सर्वोच्च है, हमारी पसंदगी भी सर्वोच्च है, हमारी इच्छा भी सर्वोच्च है, तब हम आपकी इच्छाओं के आगे झुकेंगे नहीं। तब होता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये होता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो मार्गेनथाउ जो बोल के गया है कि चाहे घरेलू हो चाहे अंतरराष्ट्रीय, मूल में क्या पाई जाती है, शक्ति पाई जाती है। बहुत अच्छी बात बोल के गया है होब्स, कि जो शक्ति की जो इच्छा और चाहत होती है वो अनवर्त होती है, ये कभी समाप्त नहीं होती। शक्ति की इच्छा
आगे और चर्चा करेंगे कि शक्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती। ये तभी समाप्त होती है जब व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। जब तक आदमी जिंदा है काय की इच्छा करता रहेगा, शक्ति की इच्छा करता रहे। 1989 की बात है, कब की बात है मैं भूल रहा हूं, सन भूल रहा हूं। राजस्थान में चुनाव हुए, हरदेव जोशी हॉस्पिटल में भर्ती थे, एमएलए का चुनाव जीत गए थे। परशुराम मदेरणा का नाम चल रहा था कि परशुराम मदेरणा क्या बनेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कब किए? हाँ 98 की नहीं है, वो तो गहलोत बने थे, या 98 की चर्चा है। हाँ कुछ, हाँ उसके आसपास की चर्चा होगी कोई। हाँ 98 की है, गहलोत बने थे फिर। तो लोगों ने ये कहा कि चूंकि उस टाइम ना विपक्ष के जो नेता थे वो परशुराम मदेरणा थे, तो उनको बनना था, उनको बनना था। तो लोगों ने कहा कि हरदेव जोशी की तो छुट्टी हो गई है। बोले क्यों? कि हरदेव जोशी के तो पांव कहां लटक गए, कब्र में लटके पड़े, वो तो इतने बूढ़े हो गए कि हॉस्पिटल में भर्ती, अंतिम सांसें गिन रहे। तो हरदेव जोशी ने मीडिया बुलाया वहां, और हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसमें कौन से उस वार्ड में जहां लेके आईसीयू में, वहां से प्रेड करके दिखाई सब पत्रकारों को, मेरे कुछ भी बिगड़ा नहीं है, अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाता तो मैं बिल्कुल तैयार हूं। वो कौन सी इच्छा थी जो एक मरे हुए आदमी को क्या कर देती है, जिंदा कर देती है। तो जोशी जी में वो कौन सी इच्छा थी? वो शक्ति की इच्छा थी। आप कभी भी देख लो, आप नेताओं को देखना, एक बिल्कुल ही जो नेता कहता है कि ये मेरी अंतिम धोती है ना, ये चुनाव लड़ते हैं धोती के नाम के ऊपर। अंतिम धोती का तात्पर्य है, ये शीशराम ओला जी ये कहा करते थे जुनूद वालों को कि इस बार मेरी लाज रख लो, क्योंकि अब और नई धोतियां नहीं खरीदेंगे, इसी धोती में क्या चली जाएगी जान, 4-5 साल धोती चल जाएगी, इतने में मेरा कल्याण हो जाएगा। किसी भी नेता को जब वो जा रहा है, आपने ये लगा कि इसका अंतिम समय है, आप उसको पद दे दो, वापिस क्या हो जाता है, जवान हो जाता है। कभी भी देख ले, कभी भी देख लो। और जैसे ही सत्ता से बाहर होते हैं मुरझा जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो पता नहीं इस ना सत्ता में, शक्ति में कौन सी एनर्जी होती है, शक्ति के अंदर अपने आप ही एनर्जी पैदा होती है कि आदमी बूढ़े से क्या हो जाता है, जवान हो जाता है। सब कुछ बदलते देखा है मैंने, दांतों का रंग बदलते हुए देखा है शक्ति के साथ। हमारा एक दोस्त था, और वो उस एरिया से आया था जहां पे फ्लोराइड बहुत था। तो परिणाम क्या निकला कि उसके दांतों पे क्या था, पीलापन था। तो बचपन में फ्लोराइड का पानी पिया तो दांत पीले थे, तो वो पेस्ट करने से सुधरते नहीं है। अगर आप उनको रगड़ भी करते हो तो ये तो कहां तक पीले हैं, अंदर तक पीले हैं, तो भी पीलापन जाएगा नहीं। उसके बाद वो बन गया एसडीएम, और फिर वो अच्छे पदों पे रहा। तो एक बार मुझे मिला ना, तो उसका रंग तो बदला, उसके दांतों का रंग भी चेंज हो गया, वो भी चमकने लगे जैसे चांदी की तरह। और हमको ये क्या है, ये सब शक्ति और सत्ता का प्रभाव है, वो बोला। और मैं यार गजब प्रभाव होता है इसका। तो होब्स कहता है शक्ति की इच्छा कभी कोई समाप्त नहीं होती, इसलिए ये होब्स है। अब ये हमने ना शक्ति को पहले समझने की कोशिश की है कि ये किस प्रकार की होती है, ये कितनी मूल होती है, ये जड़ में होती है। राजनीति विज्ञान की जड़ में जो छुपी हुई क्या है, शक्ति है। तो राजनीति किसके चारों ओर घूमती रहती है, शक्ति के चारों। चाहे समूह लड़ते हो, चाहे दल लड़ते हो, और चाहे व्यक्ति लड़ते हो, सब क्या चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर शक्ति स्थापित करना चाहते हैं, पावर चाहते हैं। अब शक्ति को लेके सोचते क्या है, तो शक्ति को लेके यथार्थवादी क्या कहते हैं, शक्ति को लेके आदर्शवादी क्या कहते हैं, शक्ति को लेके व्यवहारवादी क्या कहते हैं, शक्ति को लेके मार्क्सवादी क्या कहते हैं, शक्ति को लेके समूहवादी क्या कहते हैं। ये इतनी चर्चाएं हो चुकी है कि आपको बातों से समझ में आ जाएगी। शक्ति को लेके नारीवादी क्या कहते हैं, और शक्ति को लेके उत्तर आधुनिकतावादी क्या बोलते हैं। सबसे पहले यथार्थवादियों की चर्चा करते हैं।
यथार्थवादी राजनीति के मूल में मनुष्य का शक्ति की इच्छा को मानते हैं कि राजनीति के मूल में होती है शक्ति की इच्छा, जो कि शक्ति की इच्छा सबकी होती है और शक्ति इतनी होती नहीं है। परिणाम क्या होता है? शक्ति के लिए क्या होते हैं? आपस में झगड़े होते हैं। तो मनुष्य का जो मूल स्वभाव होता है वो हिंसक इसलिए होता है कि उसकी शक्ति के स्वाभाविक चाह होती है। वो ये चाहता है कि मैं औरों से ज्यादा क्या हो जाऊं, शक्तिशाली हो, ताकि अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर लूं। तो यथार्थवादी है वो मानव के स्वभाव में शक्ति को और हिंसा को स्वाभाविक मानते हैं। तो ये मानवीय स्वभाव से ही है ना बाकी सारी चीजें बनी है। तो फिर समाज का व्यवहार भी कैसा होता है? हिंसक। और राष्ट्रों का व्यवहार भी हिंसक होता है। तो यथार्थवादी कहते हैं कि इसके मूल में मानव के भाव है, शक्ति की चाहत है, शक्ति की इच्छा है, और यही बाद में काय में होती है? हिंसा में बदल जाती है। ऐसे ही व्यक्तियों में एक व्यक्ति था थ्यूसिडाइस, जिसने पुस्तक लिखी थी पेलोपोनेशियन वार। और थ्यूसिडाइस ने पहली बार बताया था कि व्यक्ति है ना, इसकी स्वाभाविक इच्छा शक्ति होती है। इन्हीं व्यक्तियों से फिर राष्ट्र बनते हैं और ये राष्ट्र फिर आपस में शक्ति के लिए झगड़ते हैं। ऐसी ही बातें थ्यूसिडाइस के बाद कंप्लीट कर देते हैं पेलोपोनेशियन वार में। थ्यूसिडाइस बोलता है कि आखिर क्यों लड़े थे एथेंस और स्पार्टा। स्पार्टा कह रहा था मैं शक्तिशाली हूं और एथेंस कह रहा था मैं शक्तिशाली हूं। तो ये देशों की इच्छा नहीं थी, ये इच्छा थी वहां के मानवों की। एथेंस के लोग कह रहे थे हम, हमारी जीवन पद्धति, हमारा दर्शन और हमारी शासन पद्धति, हमारी गवर्नमेंट ये सर्वोच्च है, हमारी लाइफस्टाइल सर्वोच्च है, हमारा फिलोसफी सर्वोच्च है। स्पार्टा वाले कह रहे थे हमारी जीवन पद्धति और हमारी शासन पद्धति जिसमें सारे हम समान है ये ज्यादा श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता को लेकर दोनों के मध्य क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। तो मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि वो दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, और इस श्रेष्ठता को लेके सारे ये कहते हैं हम श्रेष्ठ है, तो सारे तो श्रेष्ठ हो नहीं सकते। तो इस श्रेष्ठता को लेकर फिर झगड़े होते हैं, और यही झगड़े जो मानव के स्वभाव में, यही मानव आपस में राष्ट्र बनाते हैं। फिर एथेंस और स्पार्टा आपस में लड़ते हैं। सेम बातें थ्यूसिडाइस की बातें बाद में कौन दोहराता है? मार्गन्थ। मार्गन्थव कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अगर आपको मर्म समझना है, अगर आपको अंतरराष्ट्रीय राजनीति का निचोड़ निकालना है, तब आपको मानव के व्यवहार का पता होना चाहिए कि जैसा मानव का व्यवहार होता है वैसा ही व्यवहार राष्ट्र का होता है, क्योंकि मानवों से मिलकर ही क्या बनता है? राष्ट्र बनता है। तो ये है मार्गन्थव, पॉलिटिक्स अमंग नेशन। पॉलिटिक्स अमंग नेशन, मार्गन्थव। कौटिल्य कि इस पूरी संसारिक सत्ता का आधार है वो कौन सी शक्ति है? दंड शक्ति है। ये जो मंडल सिद्धांत का विजिगिसु है, जो कि केंद्र में बैठा हुआ राजा है, ये अपना राज्य विस्तार करना चाहता है, तो इसको क्या चाहिए? इसको भी शक्ति चाहिए। तो विजिगिसु, इसका मंडल सिद्धांत भी शक्ति पे आधारित है, इसकी राज सत्ता भी शक्ति पे आधारित है, और राजा के पास भी क्या होती है? दंड शक्ति। तो इसका सप्तांग सिद्धांत है, उसमें सबसे शक्तिशाली स्वामी होता है कि उसमें शक्ति ज्यादा होती है। तो चाहे मंडल सिद्धांत हो चाहे सप्तांग सिद्धांत हो, काय पे आधारित है? शक्ति पे आधारित है। कौटिल्य। कौटिल्य के बाद मैकियावेली। हम अब मैकियावेली की चर्चा भी यहीं पूर्ण कर देंगे। मैकियावेली ने पुस्तक लिखी द प्रिंस। अगर आपको सफल शासन संचालन करना है तो सत्ता और शक्ति का पूरा केंद्रीयकरण किसके पास होना चाहिए? प्रिंस के पास होना चाहिए। प्रिंस की शक्ति अगर बाकी लोगों की शक्ति से अनबैलेंस्ड नहीं होगी और केंद्रित नहीं होगी तो प्रिंस ढंग से राज नहीं कर पाएगा। तो समस्त शक्ति का केंद्रीकरण या अधिकांश शक्ति का केंद्रीकरण होना किसके पास चाहिए? प्रिंस के पास होना चाहिए।
तो मैकियावेली भी प्रिंस के पास काय के ऊपर बल देता है? शक्ति के ऊपर बल देता है। मैकियावेली के बाद आ गया होब्स। ये बड़ी जोरदार बात कहता है कि एक होता है शक्ति का केंद्रण और एक होता है शक्ति का विकेंद्रण। एक होती है शक्ति बिखरी हुई और एक हो सकती है कॉन्क्रीट या इकट्ठी शक्ति। ये बोलते हैं समाज में हिंसा कब होती है? ये कहते हैं समाज में गड़बड़ तब होती है जब शक्ति बिखरी हुई होती है। हर एक व्यक्ति कहता है मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, तो लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को मारने लगते हैं। आप क्या करो, एक दिन समझौता करो और सारी शक्ति एक जगह केंद्रित कर दो। किसके पास? लेवियाथन के पास। अब चूंकि औरों के पास शक्ति है नहीं, तो अब वो उसको मार है, एक दूसरे को नहीं मारेंगे, क्योंकि उनके पास ये शक्ति किसके पास चली गई है? लेवियाथन के पास। तो शक्ति जितनी ज्यादा बिखरी होती है, विकेंद्रीकृत होती है, समाज में अव्यवस्था उतनी ही ज्यादा होती है। तो क्या करना चाहिए समाज में व्यवस्था के लिए और जीवन रक्षा के लिए? आप बताओ। शक्ति का केंद्रीकरण किसके हाथ में कर दो? कॉमनवेल्थ या लेवियाथन के हाथ में कर दो। फिर हम उदाहरण देखते हैं अफगानिस्तान में क्यों है अव्यवस्था। क्योंकि विभिन्न जो कबीले हैं वो कह रहे हमारे पास क्या है? शक्ति है। तो कबीले आपस में झगड़ते हैं। अगर वहां एक लेवियाथन खड़ा हो जाएगा तो कोई भी झगड़ा नहीं होगा। तो मनु क्या था? मनु पहला लेवियाथन था। तो मनु से पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी, जिसको हम मत्स्य न्याय बोलते हैं, उसमें शक्तियां सभी के पास थी। सारे लोग आपस में क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। फिर सारी शक्ति इकट्ठी करके किसको सौंप दी गई? मनु को सौंप दी। उसके बाद झगड़े बंद हो गए, एक दूसरे का मर्डर बंद हो गया, समाज में क्या आ गई है? शांति आ गई। तो होब्स कहता है कि अगर आपको शांति स्थापित करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको शक्ति स्थापित केंद्रित करनी पड़ेगी। तो आपको एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो स्वतंत्रता चुन लो और या शक्ति चुन लो, यानी शक्ति का केंद्रीकरण चुन लो। तो स्वतंत्रता चुनोगे तो शक्ति फिर फैल जाएगी। तो आप अपनी स्वतंत्रता का त्याग करके और शक्ति एक जगह क्या कर दो? केंद्रित कर दो आप। तो सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, या तो आप स्वतंत्रता चुन लो या जीवन रक्षा चुन लो। तो वो क्या चुनते हैं लोग? स्वतंत्रता नहीं चुनते बल्कि जीवन रक्षा चुनते। एक वो बड़ी अच्छी बात कहता है, चलो शक्ति का केंद्रीकरण हो गया, सारी शक्ति हमने इकट्ठी कर ली। वो कहता है कि जो समझौते, जो संविधाएं, जो कॉन्ट्रैक्ट तलवार की धार पे या तलवार की नींव पे नहीं टिके हुए, वो कामयाब भी नहीं होते। इसकी बहुत ही फेमस लाइन है कि जो समझौते तलवार की धार पे नहीं टिके होते या तलवार पे नहीं टिके होते, वो कामयाब है। यानी जिन समझौतों के पीछे शक्ति नहीं होती वो कामयाब नहीं होते। अच्छा, आपने क्या किया? एक दूसरे के साथ शक्ति, जमीन का लेन देन किया, और जमीन के लेन देन को लेकर आपस में क्या किया? एक सुविधा की। तो सुविधा की, तो वो सुविधा अगर राज्य के पास शक्ति है तो चल जाएगी। अगर राज्य के पास तलवार नहीं है तो आपको नहीं पैसे भी खा जाओगे, अगले के दाम जमीन भी नहीं करोगे। तो संविधाएं और समझौते कब टिकते हैं? जब कौन सी शक्ति काम करती है? तलवार की शक्ति काम करती है। जैसे अब फिर देखो, हम एक दूसरे के साथ समझौता किया प्राकृतिक अवस्था में कि हम एक दूसरे को मारेंगे नहीं, और हम अपनी सारी शक्तियां किसको सौंप देंगे? लेवियाथन को। तो बाद में ये समझौता भंग क्यों नहीं किया लोगों ने? क्योंकि उसके पीछे कौन सी शक्ति थी? उनको पता था ये तलवार की शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे को मारेगा तो समझौता क्या हो गया? भंग हो गया। समझौता भंग होते, दूसरे के मारते ही समझौता भंग हो गया, तो कौन आएगा तलवार लेके? लेवियाथन आएगा। तो उस लेवियाथन के डर से कोई भी समझौता भंग नहीं करता। आप ऐसे करो, समझौता कर लो लेकिन तलवार खड़ी मत करो, तो समझौते देखते देखते क्या हो जाएंगे? भंग हो जाएंगे। आप खुद देख लो, अपने जब शादियां होती है एक अपने किसान परिवारों में, तो वो शादी ना टूटती नहीं है। बताओ क्यों? सुविधाएं हैं वो भी, हालांकि हम सुविधा करते हैं, क्यों नहीं टूटती? क्योंकि परिवार का क्या होता है? एक दबाव होता है। तो एक कुछ शक्तियां होती है हमारी, पारिवारिक शक्तियां, जातीय शक्तियां जो काम करती रहती है। हमारी शक्तियां उन शक्तियों की छोटी पड़ जाती है। तो व्यक्तिगत शक्ति की बजाय जाति की शक्ति मजबूत होती है, वो हमें एक दूसरे से अलग नहीं होने देती, इसलिए हम अलग नहीं होते। अगर हमारे पास ही वही शक्ति आ जाएगी तो हम हमारी जो शादी की सुविधाएं उनको क्या कर देंगे? भंग कर देंगे। तो ये है, होब्स कहता है कि वो समझौते वही मान्य होते हैं जो काय के ऊपर टिके होते हैं? तलवार के ऊपर टिके हुए होते हैं। तो हमने जो चर्चा की वो थ्यूसिडाइस की, मार्गेंथाउ की, कौटिल्य की, मैकियावेली की, और किसने की? होब्स की। ऐसी चर्चाएं नीत्शे करता है।
अब आ गए हैं आदर्शवादी। आदर्शवादियों में हेगल की चर्चा कर लेते हैं। वो कहता है कि जो शक्ति का आधार होता है वो कौन होता है? राज्य। तो ये शक्ति को किस रूप में मानते हैं? राज्य के। ये शक्ति को बल और किस रूप में मानते हैं? हिंसा के रूप में मानते हैं। ये राज्य और राज्य की चेतना के रूप में मानते हैं, यानी वैचारिक शक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, चेतन शक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, छोड़ देते हैं इनको, इन पे क्वेश्चन नहीं आते। अब आते हैं व्यवहारवादियों के ऊपर। ये तो आधुनिक वाले हैं। व्यवहारवादी कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। पॉलिटिकल साइंस इज ए पावर साइंस। चाहे लॉसवेल है, चाहे कैटलिन है, चाहे डेविड ईस्टन है, चाहे रॉबर्ट डहल है, इन सब ने शक्ति का अनुभविक अध्ययन किया है। अब हम ये कौन सा अध्ययन है? शक्ति का कौन सा अध्ययन? अनुभविक अध्ययन। लॉसवेल, कैटलिन, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, इन सब ने अनुभविक अध्ययन किया है। अब देखिए व्यवहारवादी है, उनके अध्ययन कैसे होते हैं आप बताओ? तथ्यात्मक होते हैं, विज्ञान से प्रेरित होते हैं, और कैसे होते हैं? अनुभविक होते हैं। ये पहले उसके बारे में तथ्य इकट्ठे करते हैं, अनुभव करते हैं, इंद्रिय अनुभव करते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, उसके बाद उस चीज का अध्ययन करते हैं। तो व्यवहारवादी भी राजनीति को काय का अध्ययन मानते हैं? शक्ति का अध्ययन मानते हैं। लेकिन शक्ति का स्वरूप अलग है। यहां जो शक्ति का स्वरूप है वो प्रकट होता है राज्य के बल के रूप में और राज्य की हिंसा के रूप में, या व्यक्ति के बल और व्यक्ति की हिंसा के रूप में प्रकट होता है। यहां जो शक्ति प्रकट होती है वो संसाधन वितरण के रूप में होती है। कि शक्ति का तात्पर्य है वो चीज जो आपको क्या करवाती है? संसाधन वितरण करवाती है, चीजें बंटवाती है। यहां शक्ति है वो एक व्यक्ति या एक राज्य के पास दूसरे को दबाने के रूप में सामने आती है, कि आप उसको दबा लेंगे और उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करवा लेंगे। यहां है आप शक्ति है तो क्या किया जा सकता है? संसाधनों का वितरण किया जा सकता है, मूल्यों का बंटवारा किया जा सकता है। ईस्टन की परिभाषा देखो कि राजनीति क्या है? मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा, एथॉरिटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज है। एथॉरिटिव एलोकेशन है, एथॉरिटिव होता है मूल्यों का प्राधिकार के साथ या अधिकार पूर्वक या शक्ति के साथ है बंटवारा। अब अथॉरिटिव में ना अथॉरिटी आ गई। अथॉरिटी के अंदर हम सत्ता कहते हैं, अथॉरिटी का प्राधिकार बोलते हैं। प्राधिकार के अंदर शक्ति पहले से घुसी हुई होती है। डेविड ईस्टन की चर्चा करते हैं कि राजनीति क्या है? कि राजनीति मूल्यों का कौन सा बंटवारा है? सत्ता के द्वारा या प्राधिकार या प्राधिकृत अथॉरिटिव बंटवारा है। अब इसकी इंग्लिश देखते हैं कि अथॉरिटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। यहां मूल्यों का तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के संसाधन बांटना। राजनीति क्या करती है? इसके पास संसाधन होते हैं, इनके पास पद होते हैं, इनके पास गरिमाएं होती है, इनके पास पुरस्कार होते हैं, इनके पास इज्जत होती है, इनके पास भूमि होती है, इनके पास रोजगार होता है, इनके पास धन होता है। ये होता है राज्य के पास, राज्य व्यवस्था के पास, औपचारिक अनौपचारिक समूहों के पास। ये इज्जत, गरिमा, पद, सम्मान, पुरस्कार, ये चीजें बांटते हैं। ये क्या है? मूल्य है। ये क्या है? संसाधन है। अब ये संसाधन बांटने का इनको क्या सौंपा हुआ है? प्राधिकार सौंपा हुआ है। हमने इनको प्राधिकार सौंप रखा है। हमने जाति को प्राधिकार सौंप रखा है कि वो ना अधिकार बांटेगी, गरिमा बांटेगी जाति। जब जाति क्या गरिमा बांटती तो पुरुषों को ज्यादा बांटती और महिलाओं को कम बांटते। हम बोलते ही नहीं है, हम उनको सहन करते रहते हैं, क्योंकि जाति के पास और धर्मों के पास गरिमा बांटने का क्या है? अथॉरिटी है, उसके पास पावर है चीजों को बांटने की। तो ऐसी ही पावर राज्य व्यवस्था के पास होती है कि वो संसाधनों का यानी मूल्यों का कैसा बंटवारा करती है?
अब हम मानते क्यों उस बंटवारे को, मुद्दा तो ये है, यही तो मुद्दा है, हम क्यों बांट लेते हैं। आरपीसी पद बांट देगी, किसी को जमीन बांट दी जाती है, किसी को घर बांट दिए जाते हैं, किसी को गेहूं बांट दी जाती है, किसी को पुरस्कार दे दिए जाते हैं, किसी को भारत रत्न दे दिया जाता है, किसी को पद्म पुरस्कार दे दिए जाते हैं, किसी को खेल रत्न दे दिए जाते हैं, किसी को ना जो गोल्ड मेडल दे दिए जाते हैं, कभी स्कूल में, कभी कहीं, कभी सरकारों के द्वारा। ये सब क्यों होता है, हम बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे राज्य की क्या होती है, शक्ति होती है। हम उस शक्ति से झुकते हैं, वरना हमें भी चाहते हैं हमें वो चीजें मिले, लेकिन हम बोलते नहीं है। कैसे डरते हैं फिर? राज्य की शक्ति से। हम डरते नहीं है, हम दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि राज्य को इनको बांटने की क्या है, शक्ति है। तो वैध वैध मान लेते हैं उन चीजों को कि ठीक है ये वैध चीजें, हम दिल से स्वीकार कर लेते हैं कि राज्य के काम इनको बांटे तो इनको बांटने दो, हम कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। अब आ गया है कौन? लॉसवेल। ये कहता है कि शक्ति एक सम्माननीय मूल्य है, एक डिफरेंस वैल्यू है। ये क्वेश्चन तो सेकंड ग्रेड में पूछ रहे, देखो। शक्ति एक सम्मान मूल्य है, इसकी हिंदी बड़ी अजीब सी है। डिफरेंस वैल्यू है, सम्मान मूल्य है, डिफरेंस वैल्यू है। ये कहता है कि इसका तात्पर्य है कि शक्ति एक ऐसी क्षमता रखती है, शक्ति में ऐसा एक उदात्त भाव, अच्छा भाव होता है, जिसके द्वारा वो क्या करती है, चीजों को शेप देती है। ये बड़ी जरूरी होती है। इसको कैसा मूल्य बोलता है कि ऐसी एक आदर्शवादी सी चीज होती है ये, जो क्या देती है, शेप देती है संसाधनों को, चीजों को, फिर उनको शेयर करती है, तो और उसका यूज करना सिखाती है। तो शक्ति है क्या? एक ऐसा सम्मान मूल्य है जो किसी भी चीज को क्या देती है, शेपिंग देती है, फिर ये क्या करवाती है, उन चीजों की शेयरिंग करवाती है, और फिर उसका क्या करवाती है, यूज करवाती है। अब बताओ, ऐसे नहीं समझा, शेपिंग, शेयरिंग एंड यूज। कौटिल्य के पास चलते हैं। वो कहता है शक्ति क्या है, राज शक्ति, कि इसका तात्पर्य है कि जो नहीं है उसको प्राप्त करना, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, जो रक्षित है उसको बढ़ाना, और फिर उसका क्या करना, बंटवारा करना। तो ये होती है शक्ति। तो शक्ति होती है शेपिंग देना संसाधनों को, उनकी शेयरिंग करना, और उन संसाधनों का क्या करना, यूज करना। तो ये शक्ति के माध्यम से ही हो सकता है, बिना शक्ति के ये काम हुआ नहीं सकता। वही बातें, मूल्यों का कैसा बंटवारा। तो अगर आपको संसाधनों को, इस चीजों को शेप देनी है, उनको बांटना है, उनका यूज करना है, तो उसके पीछे क्या चीज होती है, शक्ति होती है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो लोग आपको चीजों का यूज नहीं करने देंगे, आप उसको शेयर नहीं करने देंगे, किसी भी एक चीज को शेप नहीं देंगे। तो शक्ति पावर, शक्ति है पावर शेपिंग, पावर शेयरिंग, और पावर के द्वारा ही हम चीजों को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो लॉसवेल इसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करते हुए इसको क्या बोलता है, सम्मान मूल्य, या क्या बोलता है, डिफेंस वैल्यू बोलते हैं। ये सम्मान मूल्य है कि ऐसे वैल्यू जिसमें ना हम एक दूसरे के प्रति मतलब सम्मानजनक सी चीजें रखते हैं, एक दूसरे से ना आदर करते हैं, और उस आदर से, उस भाव से, यानी कोई भी चीज जो शेयर हो रही है, यूज हो रही है ना, हम इनका विरोध नहीं करते। ये मूलतः तो डेविड ह्यूस्टन वाले से प्रभावित है। हम इनका विरोध नहीं करते, बल्कि हम इनको क्या करते हैं, आदर भाव से स्वीकार कर लेते हैं। जब भी राज्य क्या करता है, चीजों को, शक्ति को शेपिंग देता है, शेयरिंग करता है, या क्या कर देता है, यूज करते हैं, तो हम इनका विरोध नहीं करते कभी। तो इतना ही आता है, किसने शक्ति को कौन सा मूल्य बताया है, सम्मान मूल्य या डिफरेंस वैल्यू कहा है। अब आ गया कैटलिन। ये कहता है ये प्रभाव और किसका अध्ययन है, प्रभावी का अध्ययन है। राजनीति कि इसमें ये शक्ति है जो प्रभाव पैदा करती है और प्रभावियों को तैयार करती है। तो प्रभाव किसका होता है, प्रभाव उसका होता है जिसके पास क्या होती है, शक्ति होती है। ऐसी लॉसवेल बोलता है प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। अब हम ये देखते हैं कि कैटलिन और लॉसवेल ये कह रहे हैं कि राजनीति कुछ नहीं है, ये प्रभाव है, प्रभावी का अध्ययन है।
अब ये ना बड़ा मजेदार अर्थ है इसका, कि ये प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। प्रभाव का तात्पर्य यह है कि राजनीति में प्रभाव उसी का होता है जिसके पास क्या होती है, शक्ति, और उसी का अध्ययन होता है जो कौन होता है, प्रभावी होता है। प्रभावी होने के लिए भी क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। ये शक्ति जिन लोगों के पास होती है, राजनीति वही करते हैं और उन्हीं का प्रभाव होता है। जिसके पास शक्ति नहीं होती वो प्रभावी भी नहीं होते। तो राजनीति तो ऐसा नहीं समझ आ रहा। इतिहास कुलीनों का क्या है, कब्रिस्तान है। उन्हीं का अध्ययन होता है इतिहास में, जो कौन होते हैं, कुलीन होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो ये राजनीति भी उन्हीं की होती है जिनके पास प्रभाव होता है, और उस प्रभाव की और शक्ति की वजह से वो क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। आम चीज का इसमें अध्ययन नहीं होता। तो राजनीति के अध्ययन के पीछे भी, राजनीति के पीछे भी क्या होती है, तो हम गांधी का अध्ययन करते हैं, नेहरू का अध्ययन करते हैं, सुभाष का अध्ययन करते हैं, हम भगत सिंह का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो क्या है, प्रभावी है। क्योंकि उनका क्या था, समाज के ऊपर प्रभाव था। लेकिन प्रभाव भी तभी आता है जब हमारे पास क्या होती है, शक्ति होती है। चाहे वो शक्ति धन के माध्यम से हो। अब अडानी अबानी के का भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव है। क्यों? क्योंकि उनके पास धन शक्ति है। किसी के पास मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है, किसी के पास आर्थिक शक्ति, किसी के पास शारीरिक शक्ति होती है, किसी के पास राजनीतिक शक्ति होती है। तो राजनीति काय का अध्ययन है, प्रभाव और प्रभावी का। तो प्रभाव और प्रभावी होने के लिए भी मूल में क्या चाहिए, आपको शक्ति चाहिए। तो चाहे लॉसवेल ने इसको सम्मान मूल्य कहा है, कैटलिन और लॉसवेल इसको राजनीति को प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन कहा है, डेविड ईस्टन ने भी शक्ति को महत्वपूर्ण मानते हुए इस राजनीति की ऐसे प्रभावित किया है। अब आ गया को रॉबर्ट डहल। इसकी पॉलियार्की और बहुलवाद की चर्चा आगे करें। रॉबर्ट डहल की चर्चा, इसकी एक चर्चा हम कर चुके हैं। ए और बी है, दोनों की तुलना से शक्ति पैदा होती है, और शक्ति उतनी होती है जितना बी को मनवा देता है ए अपनी बात, जबकि बी का वो काम करने की इच्छा नहीं थी। फिर वो झुक जाता है बी उसके आगे। इसका मतलब ए के पास क्या है, शक्ति है। लॉसवेल, कैटलिन, डेविड ईस्टन की चर्चा की, रॉबर्ट डहल की। अब हम जो अगली चर्चा करने वाले हैं वो करते हैं इनके ऊपर। व्यवहारवादियों की चर्चा होगी, इन्होंने राजनीति का अनुभविक वैज्ञानिक तथ्यात्मक अध्ययन किया है। अब हमारे पास समूहवादी है। समूहवादी, ग्रुप थ्योरी वाले, ये कहते हैं कि जो शक्ति है ना, वो मूलतः होती किसके पास है, समूहों के पास। और इसी से प्रभावित हुए हैं व्यवहारवादी। समूहों के पास होती है। समूह नहीं समझ में आ रहे, दबाव समूह कह लो। ये जो राजनीति है वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है, अंतर समूह संघर्ष है। ये समूह झगड़ते क्यों है, मुद्दा तो ये है। शक्ति के लिए झगड़ते, अपनी ज्यादा चलाने के लिए झगड़ते, अपने हितों की पूर्ति के लिए झगड़ते। अगर हमारी हित पूर्ति हो जाती है तो उससे क्या होता है, हमारी शक्तियां बढ़ती है। हम शक्ति क्यों चाहते हैं, ताकि अपने हितों की क्या कर ले, पूर्ति कर ले। तो जितने भी समूह होते हैं वो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो एक देश की राजनीति को समझना होगा तो आपको किसको समझना होगा, वहां काम करने वाले समूहों को समझना होगा। ये कह रहे हैं कि जो आप कहते हैं कि शक्ति किसके पास होती है, राज्य के पास। फिर राज्य समझ नहीं आता तो आप कह देते हैं शक्ति किसके पास होती है, सरकार। फिर आप सब सरकार समझ नहीं आती तो आप कहते हैं शक्ति होती है विधायिका के पास, शक्ति होती है कार्यपालिका के पास, शक्ति होती है न्यायपालिका के पास। विधायिका कानून का निर्माण करती है तो कानून निर्माण में बहुत शक्ति होती है, कानून में होती है शक्तियां। कार्यपालिका उसको क्या करती है, लागू करती है। और न्यायपालिका दंड दे देती है अगर आप कानूनों का पालन नहीं करते। ये कहते हैं ऐसा नहीं होता। शक्तियां सरकार के औपचारिक समूहों के पास नहीं होती, बल्कि पर्दे के पीछे राजनीति का संचालन कोई और करता है। कानून पहले दबाव समूह दबाव डालते हैं विधायिका के ऊपर, तो विधायिका फिर कानून बनाती है। विधायिका स्वेच्छा से कानून है, या तो किसान दबाव डालते हैं, या मजदूर दबाव डालते हैं, या शिक्षक दबाव डालते हैं, या सरकारी कार्मिक दबाव डालते हैं।
गहलोत ने ओपीएस लागू किया, ओल्ड पेंशन स्कीम, सारे कर्मचारी बाग बाग हो रखे। ठीक है, अब ये गहलोत ने स्वेच्छा से कर दिया क्या? नहीं। अगर विधायक कार्यपालिका के पास और इनके पास शक्ति होती तो क्या ये होता कि नहीं? सरकारी कर्मचारियों के दबाव ने क्या किया था? काम किया था। तो शक्तियां यहां नहीं होती विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के पास, बल्कि शक्तियां किसके पास होती है? विभिन्न प्रकार के समूहों के पास होती है। ये समूह क्या करते हैं? शक्तियों के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। हर एक समूह चाहता है कि मैं दूसरे से क्या हो जाऊं? शक्तिशाली हो जाऊं। इसलिए अंतर समूह संघर्ष के रूप में सामने आती है। राजस्थान में अभी आप थोड़े समय बाद देखेंगे कि चुनाव है इसके विधानसभा के, तो उसमें कौन से समूह उतरेंगे बताओ? बीजेपी प्रयास करेगी कि धार्मिक समूहों को उतारा जाए, तो वो कौन से मुद्दों को उठाएगी? हिंदुत्व के मुद्दों को उठाएगी। कांग्रेस और बाकी पार्टियां प्रयास करेगी कि यहां धर्म के मुद्दों की बजाय जातीय मुद्दे उठाए जाए। ठीक है, तो फिर यहां ना जातीय मुद्दे उठेंगे। फिर अभी आपने पीछे ये सम्मेलन देखे होंगे, सारे क्षत्रियों का सम्मेलन, यादवों का, गुजरों का, इन सब के सम्मेलन देखे आपने, मालियों का। ये सब कौन से है? ये जातीय समूह है। ये जातीय समूह क्यों कर रहे हैं सम्मेलन? क्यों? ताकि अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। तो चुनाव होंगे तो ये सारे समूह क्या करेंगे? अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। तो ये है समूहों के पास होती है शक्ति। ऐसी चर्चाओं की जो शुरुआत की थी वो की थी आर्थर बेंटले ने। हम आज तक ये मानते थे कि शक्ति किसके पास होती है? विधायिका और कार्यपालिका के पास होती है। जब ये कहते हैं नहीं, समूहों के पास होती है, विधायिका कार्यपालिका तो मुखोटे होते हैं, शक्ति का प्रयोग करने वाले कोई और ही होते हैं, जातियां, धर्म ये होते हैं। आर्थर बेंटले। ऐसी ही बातें कौन बोलता है? डेविड ट्रूमैन। पुस्तकें आपको अच्छी तरह से याद है। ऐसी बातें बोलता है अर्ल लेथम। तो डेविड ट्रूमैन, आर्थर बेंटले, अर्ल लेथम, ये सब कौन से हैं? समूहवादी है। और इन्हीं समूहवादियों से प्रभावित हुए कौन? व्यवहारवादी। ये हमने समूह का अध्ययन किया कि शक्तियां न तो व्यक्तियों के पास होती है, न ही शक्तियां औपचारिक अंगों के पास होती है, बल्कि शक्तियां कौन से अंगों के पास होती है? अनौपचारिक अंगों के पास ज्यादा होती है शक्तियां। अब आ गए हैं मार्क्सवादी। ये सिंपल समझ में आ जाएंगे। मार्क्सवादी कौन सी शक्ति की चर्चा करते हैं? वर्ग शक्ति की चर्चा करते हैं कि शक्ति है ना वर्ग के पास होती है, और उस वर्ग के पास होती है जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है। तो अगर समाज में बदलाव करना है तो क्या करना होगा? शक्ति को छीनना पड़ेगा। कौन से? उत्पादन के साधनों में जो शक्ति होती है उसको उत्पादन के साधन छीनने पड़ेंगे। उत्पादन के साधन छीनते ही शक्ति एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरित हो जाएगी। तब ग्रामशी बोला ऐसा नहीं होता। शक्ति होती है ना वो मूलतः कहां होती है? आइडियोलॉजी में होती है। तो जो प्रभुत्व होता है ना वो कहां से आता है? आइडियोलॉजी से आता है। तो हमें पहले कब्जा करना होगा सिविल सोसाइटी के ऊपर, पहले कब्जा होगा मस्तिष्क के ऊपर, उसके लिए फिर पैसिव रेजिस्टेंस करना होगा। तो मार्क्सवादियों में कार्ल मार्क्स है वो वर्ग शक्ति की चर्चा करता है, क्लासिकल वाले लेनिन और ये सारे। लेकिन ग्रामशी कौन सी पावर की चर्चा करता है? आइडियोलॉजिकल, वैचारिक प्रभुत्व और वैचारिक शक्ति की चर्चा करता है कि ये बड़ी जरूरी होती है। अब आ गए हैं नारीवादी। नारीवादियों में हम चर्चा करते हैं कैट मिलेट। कैट मिलेट की पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, लैंगिक राजनीति। ये कहती है कि राजनीति है ना ये शक्ति संरचित, पावर स्ट्रक्चर्ड रिलेशन होता है। इसको समझते हैं, कहना क्या चाह रही है ये इसका मुद्दा यही है। ये ऐसी सी बातें कहना चाह रहे हैं। कैट मिलेट कह रही है कि राजनीति क्या है। मार्क्सवादी कह रहे हैं कि ये वर्ग शक्ति है। समूहवादी कह रहे हैं कि अंतर समूह संघर्ष है जो शक्ति के लिए होता है। व्यवहारवादी कहते हैं संसाधनों के वितरण के रूप में होती है, पावर शेयरिंग, पावर शेपिंग और पावर यूज के संदर्भ में होती है, जैसा कि कैटलिन लोस्वेल कह के गया है।
अब कैट मिलेट कहती है कि ये पावर स्ट्रक्चर रिलेशन होता है। कि देखिए समाज में जो संबंधों की संरचना है, विभिन्न प्रकार के संबंधों की संरचना, ये किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? पावर के द्वारा निर्धारित की जाती है। पावर ही निर्धारित करेगी कि किसके संबंध किस प्रकार के होंगे, किसकी स्थिति किस प्रकार की होगी। तो पूरे जो स्ट्रक्चर का निर्धारण करती है वो कौन करती है? पावर करती है। भारतीय समाज है ये पितृसत्तात्मक संरचना वाला है। इसकी जो स्ट्रक्चर है आप देखोगे, इसका जो गठन है वो किस प्रकार का है? ये पितृसत्तात्मकता का है। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे पुरुषों के पास आर्थिक शक्ति है, वो उनके पास राजनीतिक शक्ति है, उनके पास शारीरिक शक्ति है। तो ये जो स्ट्रक्चर निर्धारित होता है किसी भी संस्था में, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? पावर के द्वारा। तो राजनीति है पावर स्ट्रक्चर रिलेशन, जिसमें एक लैंगिक समूह दूसरे लैंगिक समूह पर क्या करता है? शोषण करता है। तो समाज में जितनी भी आप संरचनाएं देखते हैं, विशेष करके यहां तो कौन सी संरचनाएं हैं? लैंगिक संरचनाएं हैं। लैंगिक संरचना में पुरुष है वो बाहरी काम करता है, नेतृत्व करता है और आनंदोपभोग करता है अपने हिसाब से, और महिलाएं क्या करती है? घर के ऊपर सारा काम संभालती है और कष्ट सहती है। तो ये जो स्ट्रक्चर आया है, आपसी संबंधों का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, काम का स्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है, गरिमा का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, इसके पीछे है क्या? पावर है। वो किसके पास है? वो पुरुष के पास है। इसलिए पुरुष ने इसका स्ट्रक्चर निर्धारित किया है, क्योंकि पावर उसके पास। तो समाज में जिस प्रकार का भी स्ट्रक्चर तैयार होगा, अब चलो एक और स्ट्रक्चर समझते हैं कि भारतीय समाज है ना, उसका स्ट्रक्चर वर्ग तंत्र से प्रभावित है। इसका तात्पर्य क्या है? कि इसमें ना बुढ़ों की चलती है, जुआनों की नहीं चलती। बताओ क्यों? क्योंकि जमीन, पैसा और तिजोरी किसके पास है? बुढ़ों के पास, वर्दों के पास है। ठीक है। तो अपने समाज ने सारी पावर किसको दे रखी है? वर्दों, युवाओं को नहीं दे रखी। क्यों? क्योंकि वो सॉरी सारा स्ट्रक्चर ऐसा वर्द तंत्र का स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि पावर किसके पास है? वर्दों के पास है। अपने समाज की संरचना ऐसी है। अब जैसे ही ये संरचना कब बदलती है? जब क्या बदलती है बताओ? पावर बदलती है। धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं कि अब आर्थिक शक्ति है, आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति, वो घरों में धीरे धीरे बुढ़ों से ट्रांसफर हो किसके पास आ रही है? युवाओं के पास आ रही है। क्योंकि अब है ना खेती की व्यवस्था बदल रही है। तो हमारे जो बुढ़े हैं, हमारे जो पूर्वज हैं जो जिंदा हैं, वो तो खेती संबंध चलते थे, तब तक तो उनकी चलती थी। वो क्या करते थे? गेहूं उठाते थे और बाजार में बेचकर आते थे और लांग में पैसा बांध कर रखते थे, तब तो उनकी चलती थी। अब क्या युवा आ गए हैं, वो नौकरियां करते हैं, संचार के क्षेत्र में, उद्योगों में मजदूरी करते हैं या कुछ भी करते होंगे वो। अब पैसा किसके पास आ गया है? उनके पास आ गया है। तो अब क्या है? अब धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। और शक्ति किसकी? क्यों शक्ति ट्रांसफर हो रही है, स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये वर्ग की बजाय युवाओं के पास जा रहा है स्ट्रक्चर है जो। तो ये इसकी किसकी वजह से बदलता है? पावर की वजह से। ये कुल मिला के कैट मिलेट लैंगिक स्ट्रक्चर की चर्चा करिए, पितृसत्तात्मकता की चर्चा करिए। तो वो राजनीति को क्या बोलती है? पावर स्ट्रक्चर रिलेशन बोलती है। हमने यथार्थवादियों की चर्चा की जो शक्ति को बल और किस रूप में मानते हैं? हिंसा के रूप। हमने आदर्शवादियों की चर्चा की जो राज्य चेतना के रूप में शक्ति का वर्णन करते हैं। हमने व्यवहारवादियों की चर्चा की जो संसाधन वितरण के रूप में शक्ति का वर्णन करते हैं। हमने समूहवादियों की चर्चा की जो अनौपचारिक समूहों के पास शक्ति की चर्चा करते हैं। मार्क्सवादी वर्ग शक्ति की चर्चा, नारीवादी लैंगिक शक्ति की और पितृसत्तात्मक शक्ति की चर्चा करती। अब हम क्या लेंगे? एक छोटा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मिले। घंटा भर तो हो गया होगा या नहीं हुआ क्लास? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।